नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आपको पता है, हमने आपका हिस्ट्री का पोर्शन जो आपका चल रहा था सोशल साइंस के अंतर्गत, जैसा कि आपको पता है डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के लिए मेनली फोकस है और ये हिस्ट्री आपके सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती है। तो उसके अंतर्गत आप इनको देख रहे हैं। तो आज हमारा औरंगजेब चलेगा, क्योंकि इससे पहले हमने शाहजहाँ के बारे में आपको बता दिया था, जो कि इसके पिता थे। और अब हम औरंगजेब के बारे में जानेंगे कि औरंगजेब ने कैसे शासन किया और क्या क्या कार्य किए इसने। ये सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंतर्गत। तो देखिए, इसका जो जन्म हुआ था वो 3 नवंबर 1618 ईस्वी में उज्जैन के निकट इसका जन्म हुआ था। और ये गद्दी पर बैठा था 1658 ईस्वी में, ये गद्दी पर बैठा था। इसने क्या किया, बैठते ही इसने तड़क भड़क का परित्याग करके सादगी का जीवन यापन करना इसने प्रारंभ किया। यानी इसने ज़्यादा मतलब ऐशो आराम नहीं किए, उसने एकदम सादा जीवन व्यतीत करने का उसने सोचा और उसने ऐसा ही किया। इसमें देखिए, मदिरा भांग के सार्वजनिक सेवन पर उसने रोक लगा दी। यानी जो शाहजहाँ के जीवन काल में ये चीज़ें चलती थीं, उसको इसने क्या करा, उसने इसने उसे समाप्त करा दिया और उसको रोक लगा दी। और जैसा कि आपको पता है, जो शाहजहाँ थे उनकी जो मृत्यु हुई थी वो 1666 ईस्वी में हुई थी। और इनके जो पुत्र थे, 4 पुत्र थे, जिसमें से हमने आपको बताया था ये 3rd नंबर का पुत्र था। और इनके बीच में विद्रोह हुआ, तो इसमें इसने गद्दी हासिल करने में इसने सक्सेस पाई। और क्या हुआ, देखिए नेक्स्ट औरंगजेब के कार्य देखिए इसने क्या करा, औरंगजेब ने क्या क्या कार्य किए, क्या क्या इसके प्रसिद्ध कार्य हैं। तो देखिए, पहला इसने कराया, जन आचरण पर नजर रखने एवं अनैतिकता को रोकने हेतु मुहस्तिस्ब नियुक्त किए। इसने इन मतलब इन लोगों को नियुक्त करा के इसमें देख लीजिए कि जन आचरण पर नज़र रखें कि वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं, अनैतिकता तो नहीं फैला रहे हैं, उसे रोकने के लिए इसने मुहस्तिस्ब नियुक्त किए गए थे। दरबार में नृत्य और संगीत पर रोक लगा दी थी इसने। दरबार में क्या करा था इसने, नृत्य और जो संगीत होता था उस पर इसने टोटली बैन कर दिया था, रोक लगा दी थी। पर इसने क्या करा था, इसका जो जो राज्य था उसमें इसने नहीं रोक लगाई थी, पर अपने जो दरबार था उसमें इसने रोक लगा दी थी, क्योंकि ये सादा जीवन जीना चाहता था। इसके द्वारा जारी सिक्कों पर कलमा हटवा दिया गया था। इसने क्या करा, इसके द्वारा जो जारी सिक्के थे उस पे से कलमा हटवा दिया था। देखिए कलमा क्या होता है उसके बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। एक कलमा का परिचय लिखा है। कलमा एक शहादा, एक इस्लामिक प्रतिज्ञा है। कलमा एक कैसी है, एक एक प्रतिज्ञा है जो इस्लाम के 5 मूल स्तंभों में शामिल है। कौन कौन से 5 स्तंभ इसके मूल हैं, तो उन्हें 5 पिलर ऑफ क्या कहते हैं, 5 पिलर ऑफ इस्लाम भी कहा जाता है। ये जो इसके 5 स्तंभ हैं इस्लाम के, उनमें से 5 पिलर ऑफ स्तंभ भी कहा जाता है इसको, उसमें ही ये अंतर्गत आता है। तो देखिए, शहादा या कलमा, शहादा बोले या कलमा बोले एक ही बात है। सलात या नमाज, सलात बोले या नमाज बोले एक ही बात है। सोम या रोजा, ये भी एक ही के नेम है, या सोम कहिए या रोजा कहिए। जक़ात और हज, इनमें क्या है, ये शामिल थे। तो इसके अंतर्गत ही ये कलमा आता था। जक़ात पर लगने लगे लगभग 80 करों को हटवा दिया था इसने। जो जक़ात के अंतर्गत 80 के समथिंग कर आते थे उसने ये हटवा दिए थे औरंगजेब ने। ठीक है, क्योंकि ये शासन अच्छे से करना चाह रहा था, लोगों की नज़रों में एक अच्छा शासक बन के उभरना चाह रहा था। तो इसने ये क्या करा था, इसने जो भी 80 टाइप्स के जो कर्ज जो टैक्स थे वो इसने हटवा दिए थे जक़ात से। औरंगजेब की समस्याएं क्या हुई, देखिए शासन ग्रहण करते ही अनेक जटिल समस्याएं का उसने सामना करा। क्या क्या किया देखिए, आगे देखेंगे। लिखा हुआ है, अधिकारियों की संख्या बढ़ाने से पर्याप्त जागीरें और वेतन की आवश्यकता पड़ी। इसने क्या करा, अधिकारियों की संख्या बढ़ा दी। ठीक है, जागीरें बढ़ाई, तो उसमें जब वेतन जब अधिकारियों को बढ़ाओगे तो उसमें वेतन की जरूरत पड़ेगी, तो वेतन की ज़्यादा जरूरत पड़ने लगी। और जागीरदारी तबादले की आशंका से जागीरों के अंदर खेती बढ़ाने की रुचि नहीं रखते थे।
यानी उन्हें पता था कि हमारा अभी इस समय हम यहाँ से कहीं तबादला हो जाएगा तो हमें यहाँ पे क्या है, हमें यहाँ पे खेती बढ़ाने की हमें मतलब आवश्यकता नहीं है, हमें नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा वो सोचते थे। इससे लगान कम मिलने लगा। औरंगजेब की स्थिति एक अनार 100 बीमार की तरह हो गई। एक अनार 100 बीमार का मतलब ये हो गया कि जैसे वस्तु एक हो और उसके लेने वाले 10 लोग आ जाएं, तो एक अनार 100 बीमार। अब वो 10 भी ये चाहें कि हमें 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 ये मिल जाए, तो उसमें कि एक वस्तु के लिए जब ज़्यादा लोग परेशान होते हैं तो उससे ही मुहावरे के रूप में बोला जाता है एक अनार 100 बीमार। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ यहाँ पे। अब इसने क्या करा देखिए, अहोम यानी अभी जो प्रेजेंट टाइम में असोम में है, दक्षिण भारत के बीजापुर तथा गोलकुंडा राज्यों को अपने अधिकार में इसने ले लिया, ताकि मतलब यहाँ से हमें थोड़ा पैसा मिल जाए और हम ये समस्याओं को दूर कर सकें। तो इसने उसे अपने कब्जे में कर लिया, इनको दोनों को। ठीक है, आगे देखेंगे फिर क्या हुआ। किंतु उतना लगान इन राज्यों से नहीं मिलता था, नहीं मिला। उतना ही नए जो अमीर थे पर खर्च करना पड़ता था। जो नए लोगों को इसने कर रखा था उन उससे पे खर्च करना पड़ता था। इनके विद्रोह को शांत करने के लिए धन समय ऊर्जा व्यय करनी पड़ती थी। जो मतलब इसके जो जो विद्रोह होता था उसे दबाने के लिए सब चीज खर्च करता था, धन भी खर्च करता था और अपना समय भी खर्च करता था। आगे देखेंगे, लिखा हुआ है औरंगजेब की जाटों, सिखों, उत्तर पश्चिम के पठानों, राजपूतों, मेवात, नारनौल के सतनामियों से लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा इसे। इसका युद्ध चलता रहा इन लोगों से। जाटों से संघर्ष 1669 ईस्वी से 1691 ईस्वी तक इनका जाटों से संघर्ष चला। कई वर्षों तक इनका संघर्ष चलता रहा। औरंगजेब, अब देखेंगे, देखिए इनका सबसे लंबे समय तक जो औरंगजेब का यानी जो संघर्ष चला था वो जाटों से ही चला था। आप देख सकते हैं यहाँ पे लगभग यहाँ पे देखेंगे तो 22 साल के समथिंग यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा इनका संघर्ष चला हुआ है इनसे। औरंगजेब के समय मुगलों और सिखों से संबंध काफी बिगड़ गए थे। जब औरंगजेब था उस समय मुगलों और जो आपके सिख थे उससे औरंगजेब के क्या संबंध काफी बिगड़ चुके थे। सिखों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। उसे रोकने के लिए पंजाब में मुगल अधिकारियों व सिखों के गुरु गोविंद ने नेतृत्व में युद्ध हुआ, जिसमें सिखों की हार हुई। तो इनमें युद्ध हुआ इसका किससे, आप जो गुरु गोविंद थे उनसे इसका हुआ था, युद्ध हुआ। तो उसमें क्या हुआ, फिर भी उनकी जो हार हो गई सिखों की यहाँ पे। आगे देखेंगे औरंगजेब ने और क्या क्या किया है, देखिए औरंगजेब के समय पठान अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील थे। ये जो पठान थे वो अपना अलग से राज्य स्वतंत्र करना चाह रहे थे। अतः सन 1678 ईस्वी में कूटनीति एवं दमनकारी नीति अपनाकर औरंगजेब ने इनका जो विद्रोह था उसे समाप्त कर दिया था। उससे इनको दबा दिया था, इनकी आवाज को दबा दिया था और उन्हें स्वतंत्र नहीं होने दिया था औरंगजेब ने। 1678 ईस्वी में इनका इनका जो प्रयत्न था उसे उसने पूरा नहीं होने दिया और उसे दबा दिया। नेक्स्ट देखेंगे इसकी जो धार्मिक नीति थी वो क्या धार्मिक नीति थी इसकी। तो औरंगजेब की धार्मिक नीति, मुस्लिमों से जकात धार्मिक कर लिया जाता था। मुस्लिमों से क्या लिया जाता, जकात लिया जाता। जैसे कि और गैर जो मुस्लिम थे उनसे जजिया कर पुनः प्रारंभ कर दिया था इसने वसूलना। 1564 ईस्वी में अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था। जजिया कर जो था 1564 ईस्वी में अकबर ने समाप्त करा था। और इसने क्या करा था, इसने पुनः लेना चालू कर दिया था औरंगजेब ने। और देखिए इसके जो क्रमवाज कैसे हैं, जैसे देखिए औरंगजेब ने जो अपना शासन चालू किया 1658 ईस्वी से चालू करा। इससे पहले थे इसके पिताजी शाहजहां। शाहजहां ने 1628 ईस्वी में शाहजहां अपना शासन चालू करा था, गद्दी पर बैठे हुए थे। और इसके जो शाहजहां के पिताजी थे वो जहांगीर थे। जहांगीर 1605 ईस्वी में शासन पर बैठे हुए थे, सिंहासन पर बैठे हुए थे। और जहांगीर के पिताजी अकबर थे। अकबर 1556 ईस्वी में गद्दी पर बैठा हुआ था। इसके बाद इससे पहले जो थे वो हुमायूं थे। और इसके जो अकबर के पिताजी थे वो कौन थे,
हुमायूं थे। हुमायूं 1530 ईस्वी में बैठा था राजगद्दी पर, क्योंकि 1530 में बाबर मर गया था, तो तभी ये बैठा था। और बाबर ये फरगना की गद्दी पर कब बैठा था? 1494 ईस्वी में बाबर बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा हुआ था। तो देखिए, जजिया कर पुनः किसने लगाया? मुगल जो साम्राज्य था उसमें पुनः किसने लगवाया? तो औरंगजेब ने लगवाया। इससे पहले किसने लगवाया, मतलब समाप्त करा था? तो इससे पहले अकबर ने समाप्त करा था। अगर औरंगजेब का अकबर से संबंध देखा जाए तो इसके पिता, पिता के पिता दादा हुए, दादा के पिताजी, तो इसके परदादा हुए। तो इसके परदादा ने इसे खत्म करा था, यानी अकबर ने खत्म करा था, और औरंगजेब ने इसे फिर से इम्प्लीमेंट कर दिया था, इसे फिर से लगा दिया था। इस तरीके से आप इनका सीक्वेंस देख सकते हैं, ये कब राजगद्दी पर बैठे हैं और कौन किसका पिता है और कौन किसका बेटा है। आप यहाँ से रिलेट कर सकते हैं और इसे ही कॉपी में अपने हिसाब से लिख सकते हैं, अपने नोट्सों को तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे। देखिए नेक्स्ट में क्या कहा हुआ है, लिखा हुआ है औरंगजेब को समय समय पर राजपूतों से भी सामना करना पड़ता था। मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह की मृत्यु के बाद राज्य के अधिकारियों के पद औरंगजेब और राजपूतों से संबंध बिगड़ गए थे जब ये इनका देहांत हो गया था जसवंत सिंह का, जिसका मुगल साम्राज्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ा था। आगे देखेंगे। यहाँ देखिए शिवाजी, अब शिवाजी और औरंगजेब की विशाल सेना से लड़ने के लिए एक नया तरीका निकाला था शिवाजी ने औरंगजेब की सेना से लड़ने के लिए। वह अचानक धावा बोलकर भाग जाते थे। इस विधि को छापा मार विधि कहा गया था। तो ऐसे पूछ सकता है कि छापा मार विधि का प्रयोग क्यों, किसने करा था और किसके विरुद्ध में करा था? तो शिवाजी ने करा था, औरंगजेब के विरुद्ध में करा था छापा मार जो पद्धति थी, जो विधि थी। और इसमें क्या होता था कि अचानक से आते थे और धावा बोलकर चले जाते थे, भाग जाते थे। तो यही छापा मार की विधि थी। नेक्स्ट आगे इनका पॉइंट देखेंगे। देखिए यहाँ देख सकते हैं, का नाम दिया गया था, छापामार विधि का नाम दिया गया था। यह विधि काफी कारगर सिद्ध हुई थी शिवाजी के लिए। पुर्तगालियों ने चटगांव, यानी अभी जो है वर्तमान में बांग्लादेश में है, को अपना केंद्र बनाकर बंगाल की खाड़ी में जहाजों को लूटना प्रारंभ कर दिया था। जो भी जहाज आते थे, व्यापार करते थे, उनको जैसे यहाँ से जहाजों को लाया जाए, इधर से उधर माल ढोने के लिए प्रयोग कराया था, उनको लूटना उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। अतः मुगल सेना ने चटगांव पर अपना अधिकार कर लिया और मुगल साम्राज्य में मिला लिया। चटगांव से ऐसा होता था तो चटगांव को ही मुगल साम्राज्य ने क्या करा, अपने अंदर मिला लिया, उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। अंग्रेज पश्चिमी तट पर उपद्रव कर रहे थे तो औरंगजेब ने इन उपद्रवियों को समाप्त कर दिया। तो जैसे ही ये उद्यम धरे हुए थे उधर अंग्रेज, तो अंग्रेजों को भी इसने क्या करा, इसने उन्हें भी समाप्त कर दिया, यहाँ से भगा दिया अंग्रेजों को। आगे देखेंगे मुगल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। तो देखिए यहाँ पर मुगल साम्राज्य कैसे अस्तित्व से गायब हो गया। तो औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य का तेजी से पतन हुआ। मुगल दरबार सरदारों के बीच आपसी झगड़े और षड्यंत्रों का अड्डा बन गया। कोई चाहता था कि मतलब ये यहाँ पे सिंहासन करे, गद्दी पर बैठे, कोई कुछ सोच रहा था, कोई कैसे भी उसको मतलब फायदा उठाना चाह रहा था। शीघ्र ही महत्वाकांक्षी तथा प्रतीक प्रतीय शासक स्वतंत्र रूप से कार्य करने लगे। अब जितने भी मतलब जो राजा थे जो दूर दूर के थे, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपना स्वतंत्र रूप से सिंहासन अपने कह दिया कि हम स्वतंत्र हैं और हम किसी के अंडर नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। तो वो अपना स्वतंत्र करने लगे। साम्राज्य की कमी उस समय विश्व के सामने स्पष्ट हो गई जब 1739 ईस्वी में नादिर शाह ने मुगल सम्राट को बंदी बनाकर, जो मुगल सम्राट था उसे बंदी बना लिया तथा दिल्ली को खुलेआम लूटा। उसने दिल्ली को खुलेआम लूट लिया नादिर शाह ने, और जो मुगल सम्राट था उसे क्या कर लिया, उसे बंदी बना लिया। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य की जो कमजोर नींव थी, कमजोर जो बुनियाद हो चुकी थी, उसे सभी के सामने आ गई। वो मुगल काल में वाणिज्य तथा व्यापार का विकास हुआ, परंतु इस काल में मुगल सरदारों की विलासिता भी अत्यधिक बढ़ गई थी।
इसमें ज़रूर ये फले-फूले, ये बड़े हुए, मतलब प्रगति हुई इनकी वाणिज्य में तथा व्यापार की विकास हुआ। बट इसमें क्या था, ये विलासिता के जीवन में ये मुगल सरदार थे, तो इससे भी इन्हें बहुत हानि हुई। प्रशासनिक स्तर पर असंतोष और भेदभाव फैला। इससे जागीरदार व्यवस्था में गंभीर संकट पैदा हो गए। प्रशासनिक स्तर पर, जहाँ पर प्रशासनिक स्तर पर जो काम चलते थे उसमें भी असंतोष फैल गया था। तो क्या हुआ, जागीरदारी व्यवस्था थी उसमें गंभीर संकट आ गए। अधिकतर सरदारों का यह प्रयास रहता था कि आमदनी वाली जागीर हत्या लें, और इस कारण मुगल प्रशासन व्यवस्था में भ्रष्टाचार फैल गया। जहाँ ज़्यादा इनकम होती है वहाँ की जो जागीर है उसे सरदार मतलब अपने बस में कर लें, अपने मतलब कंट्रोल में कर लें। तो इसलिए क्या हुआ, भ्रष्टाचार ज़्यादा से ज़्यादा फैल गया। नेक्स्ट क्या हुआ देखिए, योग्य सम्राट के अभाव में वजीरों, सरदारों तथा मनसबदारों ने उनका स्थान लेने की चेष्टा की। जब कोई योग्य सरदार नहीं था, मतलब अभाव था, तो उन्होंने अपनी मतलब क्या चाहा कि हम एक अच्छा सा स्थान ले लें। कि मुगल साम्राज्य के पतन का ये भी एक कारण रहा था। इनमें जो असंतोष फैलना, खुद मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, इस तरीके से ये भी अपने उच्च उच्च पदों पर जाना चाहते थे। तो इस तरीके से भी यहाँ पे असंतोष फैल गया था। औरंगजेब की मृत्यु तक मुगल दक्षिण तक फैल चुका था। मुगल साम्राज्य था, जब औरंगजेब मरा तब तक ये पूरा दक्षिण तक फैल चुका था। पूरे साम्राज्य का नियंत्रण उत्तर भारत से ही होता था। जब मान लीजिए आप उत्तर में हो और उत्तर से आप दक्षिण की तरफ जा रहे हो, तो आपको बहुत ही ज़्यादा मतलब टाइम लगेगा, और वहाँ से आप उत्तर से ही अगर कंट्रोल करना चाह रहे हो तो आप कंट्रोल नहीं कर पाओगे। बहुत दूर होने के कारण दक्षिण के राज्य अपने को स्वतंत्र कराने के लिए प्रयत्नशील रहते थे, और इतनी दूर से नियंत्रण रखना भी मुश्किल हो गया था। मुगल साम्राज्य के जो अधिकारी थे, जो वहाँ के जो शासनकर्ता थे, उनको क्या हो गया था, बहुत मुश्किल हो गया था कि इतनी दूर हैंडल कर पाएं। मुगल साम्राज्य का पतन यूरोपियों का भारत में आगमन भी था। पहले उन्होंने भारत में मुगलों से व्यापार करने की इजाज़त मांगी, परंतु धीरे धीरे भारतीय राजनीति में दखल देना प्रारंभ कर दिया था, और भारतीय राज्यों में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया। जब अंग्रेज थे, जो यूरोपी थे, जब वो भारत में आए तो उन्होंने कहा कि हम यहाँ व्यापार करने आए हैं, परंतु वो हौले हौले यहाँ पर अपने पैरों को गड़ाने लगे, और यहाँ पर वो अपना राज्य स्थापित करना चाह रहे, अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाह रहे थे। धीरे धीरे उन्होंने भारत में अंग्रेजी राज्य की स्थापना कर दी, और 200 वर्ष तक भारत पर शासन करा। तो ये मुगलों के शासनकाल में ही आए थे। तो मुगलों का जो पतन हुआ वो इस कारण भी हुआ क्योंकि अंग्रेज यहाँ आए, अंग्रेजों ने व्यापार करने की अनुमति मांगी थी, और उन्होंने अपना यहाँ पर राज्य स्थापित कर लिया, उन्होंने अपनी चालों से, अपनी कूटनीति से। इसके अलावा नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली का आक्रमण भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण माना जाता है। मराठों का उत्थान, अब देखेंगे, देखिए मराठों का उत्थान कैसे हुआ। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बावजूद भी दबा न सका। मराठे जीवन पर्यंत औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। तो मराठे जो शिवाजी थे, उन्होंने छापेमार जो प्रणाली थी, विधि थी, उसका भी इन्होंने प्रयोग करा था। तो ये हमेशा जो औरंगजेब थे उसकी नाक में दम करे रहे, और कभी भी उसने, औरंगजेब ने चाहकर भी इन्हें दबा नहीं पाया। और क्या, और क्या इसका कारण रहा। देखिए औरंगजेब की दक्षिण नीति क्या थी। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्षों तक शासन किया, जिसमें से लगभग उसने 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। इस कारण वह उत्तर की तरफ ध्यान न दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्र केंद्र बनकर रह गया। वहाँ पर एक दूसरे को गिराने की, एक दूसरे को नीचे करने की, वहाँ पर षड्यंत्रगिरी चलती रही। कोई किसी को, मतलब षड्यंत्र चलते थे तो एक दूसरे से के लिए नुकसान पहुँचाते रहे, और ये 25 साल तक दक्षिण में ही बना रहा औरंगजेब। तो ये भी मुगल साम्राज्य के पतन का एक कारण था। नेक्स्ट एक और कारण था जो देखेंगे, अंग्रेजों का उत्कर्ष। 19वीं शताब्दी में उत्तरार्ध तक अंग्रेज का भारत में बहुत अधिक प्रभाव बढ़ गया था। इस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि
अत्यंत वृद्ध था। जो बहादुर शाह द्वितीय था इस समय तक वो क्या था, अत्यंत वृद्ध था। 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करके अंग्रेजों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वहीं पर बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु हो गई थी और इस तरीके से जो मुगल साम्राज्य था उसका अंत हो गया था। तो मुगल साम्राज्य को अंग्रेजों ने अंत कर दिया था। अंग्रेज लास्ट में इस मुगल साम्राज्य का अंत करके गए। तो इस तरीके से ये पूरा टॉपिक आपका हो गया। ये सभी मैंने आपको वीडियोस प्रोवाइड कराए हैं, सभी मैंने आपको पूरा टॉपिक्स कराया हुआ है। तो इसकी सभी वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, तो आप जा करके उन्हें ज़रूर देखिए। और क्योंकि इसके बाद मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, तो एक्सरसाइज कराने पर आपके क्वेश्चंस आएंगे, बहुविकल्पी क्वेश्चन आएंगे, अतिलघुत्तरीय उत्तर प्रश्न आएंगे, लघुत्तरीय प्रश्न आएंगे, तो उनको आप आसानी से हल कर पाएंगे। जितने भी क्वेश्चन मैंने कर दिए हैं वो मैं वहाँ नहीं कराऊंगा, और जो भी नए क्वेश्चन आएंगे उनको मैं वहाँ पे डील करा दूंगा। तो आज आपका चैप्टर नंबर 1 ये आपका यहाँ पे खत्म हो जाता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा है, अच्छा लगा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, और तैयार रहिए एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चंस के साथ। हम नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो अगर आप चाहते हैं कि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।